गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप यू आर वेल एट होम। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रोपण कृषि के ऊपर। तो इससे पहले जो हमने किया था, जिसके अंदर जो है हमारा जीवन निर्वाह कृषि और जीवन गहन जीवन निर्वाह कृषि के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि जो रोपण कृषि है वो किस प्रकार की कृषि है, और ये विश्व के कौन कौन से पार्ट के अंदर जो ना इस तरह की जो कृषि की जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, जो वृहद क्षेत्रीय लोबानोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय निवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोका, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौध लगाई। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि जो उपनिवेशिक देश थे उन्होंने उपनिवेशीकरण किया, और विश्व के मोस्टली जो हम कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप के देशों के अंदर जो ना इस तरह की जहाँ जिस ज़्यादा लाभ मिलने वाली जो कृषि है वो की, जिसके अंदर ना उन लोगों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को जो है अपने अधीन किया, और वहाँ पर चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास जैसे की जो है पौध लगाए। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, यानी कि एक ही फसल को बहुत बड़े आकार में उगाया जाता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध की तकनीक आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक ही फसल जो है ना वो बहुत बड़े एरिया के अंदर लगाई जाती है। और उसके साथ के साथ यहाँ पर ये भी कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक ही फसल के उत्पादन के ऊपर जो विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें श्रमिक जो है वो चाहिए हमें सस्ते एवं यातायात विकसित होना चाहिए। इसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। उसके बाद कहता है कि जो फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोको की पौध लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने एवं केले के बाग जो विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में, यहाँ पर ये कहता है कि उसकी कृषि के अंदर होलैंडवासियों और डच का एकाधिकार था। ब्राज़ील में अब भी कुछ कॉफ़ी के बागान, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोपवासियों के नियंत्रण में है। तो देख लो अभी ब्राज़ील के अंदर जो ना जो कृषि की जा रही है, जो मेन जो पार्ट है, जो कॉफ़ी के बागान है, वो फेजेंडा इनको बोलते हैं, और यूरोपवासियों के जो ना ये अंडर में है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार एवं नागरिकों के नियंत्रण में जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि जो है देखो यहाँ पर जो चाय के बागान के बारे में जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये बागान है, और इसमें जो श्रमिक जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद कहता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखो बच्चों, यहाँ पर हम इस वर्ड का जो मीनिंग देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो हमारे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, जैसे कि विस्तृत वाणिज्य एक्सपेंडिंग, और वाणिज्य का मतलब होगा हमारा कमर्शियल, और अनाज और कृषि आप जानती हैं कि इसमें जो है हमारी फूड एग्रीकल्चर जिसको बोलेंगे, यानी कि एक्सपेंडिंग कमर्शियल जो है ना यहाँ पर की जाती है, यानी कि जो भी उत्पादन होगा उसको कमर्शलाइजेशन जो किया जाता है, यानी कि उस फसलों को जो है ना डायरेक्ट बाजार में जो बेचा जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन कृषि के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग अलग भागों के अंदर जो अलग अलग तरीके से की जाती है। तो यहाँ ये कहता है कि जो हमारे कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है वो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, यानी कि मध्य अक्षांश, यानी कि जो हो गए हमारे 30 से जो हम ले सकते हैं 50 डिग्री के बीच का जो पार्ट है हमारे अक्षांश, या हम उसको बोल सकते हैं कि लेटीट्यूड, इसके बीच का जो पार्ट है उसको मध्य अक्षांशीय पार्ट बोलते हैं। और यहाँ पर
अर्ध शुष्क प्रदेश यानी कि सेमी एरिड एरिया है ये। और यहाँ पर जो है यहाँ इस तरह की कृषि की जाती है, यानी कि ज़्यादा अधिक बारिश नहीं होती, यहाँ पर कम बारिश कम होती है। इसकी मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने के सभी कार्य जो है ना वो जो है कृषि यंत्रों के द्वारा जो है वो पूरा किया जाता है। और इसमें एक बात और कहता है कि यहाँ पर जो है प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो कम होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि जो प्रति एकड़ उत्पादन है ना, यानी कि एक जमीन के अंदर उत्पादन उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन जो वो अधिक होता है। तो इसके पीछे कारण ये डायरेक्ट यहाँ पर यही आ रहा है कि यहाँ पर देखो, आप लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। जो खेतों का आकार बड़ा जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक वहाँ ज़मींदार है तो उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो अगर ज़मीन के अंदर उत्पादन कम भी हो रहा है, तब भी उसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, तो उसका जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो बढ़ जाता है। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो ना इस तरह की जो कृषि है वो मोस्टली फसल की जो है ना रोपाई से लेकर कटाई तक जो है ना वो काम मशीनों से होता है। और ये आप जो है ना इस पिक्चर के अंदर जो है आसानी से देख सकते हैं कि कैसे जो है मशीनीकरण जो है ना यहाँ पर ये काम कर रही है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के पेरिज, अर्जेंटीना के पंपास, यहाँ पंपास लिखा है, आप पंपास कर लेना, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैटर बरी के मैदान हैं, जो कि आप विश्व के मानचित्र के अंदर देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो घास के मैदान के बारे में बताया गया है, आप इनके बारे में अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि यूरोप के अंदर जो उन्होंने स्टेपिज जो है वो घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका के अंदर पेरिज है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पंपास है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो वेल्ड है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स जो है ना वो हमारे घास के मैदान है। तो ये जो है आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आगे कहता है मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण आकाशीय वाले भागों में किया इसका विस्तार जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मिश्रित कृषि के बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो है ना क्या होता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है फसलों के आकार के जो है ना मध्यम होता है, और साथ के साथ क्या होता है कि कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी किया जाता है, उसको जो हम मिश्रित कृषि बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, भी ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होता, आकार छोटा छोटा भी नहीं होता, लेकिन मध्यम प्रकार का होता है। इसमें बोए जाने वाली फसलें जैसे गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख है। चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है, यानी कि चारा जो है ना वो फसलों के अंदर साथ में साथ बोया जाएगा। और साथ के साथ क्या होगा, पशुपालन, यानी फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में जो इस तरह की कृषि होती है कि यहाँ हम फसलों में उत्पादन भी करते हैं और साथ में पशुपालन भी करते हैं, और जो हम फसलों के साथ साथ जो है हम चारे की फसलें भी जो है वो उगाते हैं। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर होकर आय के प्रमुख जो स्रोत है। सस्यावर्तन एवं अंत फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी सस्यावर्तन या अंत फसली कृषि मृदा को, तो यहाँ पर कहता है कि इसमें जो फसलों का जो चक्रण जो है वो की अपनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है उसके बाद हमारा डेयरी कृषि। उससे पहले जो है ना हमारा जो मिश्रित कृषि उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो विस्तृत कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पतिक खाद, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ साथ ही कृषकों की कुशलता एवं योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। यानी कि जो मिश्रित कृषि जो करते हैं किसान, वो कृषक यानी कि किसान जो है ना वो कुशल है, यानी कि वो वेल स्किल्ड पर्सन है वो। और यहाँ पर जो वो डेवलप्ड एग्रीकल्चर जो है ना हम कह सकते हैं कि जो मशीनरी वो यूज़ करता है, इमारतें भी जो बनाए रखता है वो, जिसमें जो है ना वो हरे चारे या दूसरे चारे को जो है ना वो लगाए रखता है।
उसके बाद ये कहता है रासायनिक एवं वनस्पति खाद, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारे जो केमिकल एवं जो हमारे वेजिटेशंस जो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर है उनका जो उपयोग ये करता है, यानी कि ये कंपोस्ट खाद का जो है कंपोस्ट फर्टिलाइजर का जो उपयोग करता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डेयरी कृषि के बारे में। तो यहाँ पर डेयरी कृषि में क्या कहता है, डेयरी व्यवस्था दुधारू पशुओं के पालन पोषण की सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार की है। इसमें पूंजी भी अधिक लगती है क्योंकि इसमें स्पेशल जो है ना पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो ये मैप दे रहा है इसी मिश्रित कृषि के बारे में बताया गया है कि यहाँ यहाँ पर जो मिश्रित कृषि जो वो होती है। उसके बाद ये कहता है कि जो डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर क्या कहता है ये कि पशुओं के लिए छप्पर, यानी कि जो है ना उस पर घर बनाते हैं, घास संचित करने के भंडार एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य से प्रजनन एवं पशु चिकित्साओं पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी कि उनके जो प्रजनन प्रक्रिया है या पशु चिकित्सा चाहिए उनके लिए, तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो वैसे ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, पशुओं को चराने दूध निकालने एवं कार्यों के लिए वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर जो जो भी काम करेगा उनको परमानेंट जो काम मिल जाता है। क्योंकि फसलों के तरह इसमें कई अंतराल नहीं होता, कोई इसमें कोई अंतराल नहीं होता। अभी ये नहीं है कि भैया फसल बो दिया तो इंसान फ्री हो गया या फसल काट ली तो वो फ्री हो गया। यहाँ पर जो है ना 12 मासी जो वो काम चलता रहेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर कहते हैं श्रमिक यानी कि जो लेबर है उनकी जो है नीड्स जो है वो यहाँ पर पूरे सीजन यानी पूरे साल जो है बनी रहेगी। जो डेयरी एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग है इसका कार्य जो है नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। अभी इस तरह की जो कृषि है वो कहाँ की जाती है, या तो वो नगर के पास होगा या किसी उद्योग के पास जो है वो होगा, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध अन्य डेयरी उत्पाद के कच्चे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन प्रशिक्षकों का उपयोग पौष्टिकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों की अधिक संख्या समय तक रखा जा सकता है। यानी कि जो ना क्या कहता है यहाँ पर सिंपली से बताया कि रेफ्रिजरेटर की वजह से जो ना अब हम इनके उत्पादनों को जो ना हम लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भी जो है ना हमारा काफ़ी बेनिफिट हुआ है, और इससे ये भी बेनिफिट मिला है कि उन उत्पादनों को जो ना हम समुद्र पार भी जो ना वो भेज सकते हैं। अब वाणिज्यिक डेयरी कृषि 3 मुख्य क्षेत्र में की जाती है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा एवं तीसरा जो है वो न्यूजीलैंड दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया का जो है वो एरिया आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भूसागरीय कृषि। तो ये बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर जो ये आएगा। तब तक के लिए बच्चों स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।